नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। बसंतकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक। सूकर पालन से जुड़े किसानों के लिए जरूरी सलाह। आजकल गन्ने की खेती से किसानों का मोह भंग होता जा रहा है और इसकी वजह है गन्ने की खेती में लागत अधिक और आमदनी देरी से मिलना। जी हाँ, किसान भाइयों, यही कारण है जिससे किसान गन्ने की खेती से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर किसान गन्ने की उन्नत तकनीक से खेती करें तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। चलिए इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम से। कालीन गन्ने का बुआई का जो है बहुत ही उचित समय है। फरवरी मार्च में अगर हम बुआई कर देते तो बहुत अच्छा रहता है। हमारा जो ये बिहार के कंडीशन में, इस कंडीशन में अभी हम लोगों ने 2 प्रभेद लगाया है। जो COLK करके है 94 184 है और ये इसका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है। लगभग 78 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी 80 टन मतलब 2.5 एकड़ में वो उपज इससे प्राप्त हो सकती है। और इस प्रभेद का ये विशेषता है कि वाटर लॉगिंग के जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है ना। इसमें आराम से 12% हमारा शुगर का रिकवरी भी मिल जाता है। दूसरी वैरायटी CO 118 हम लोग अभी लगा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये चीविंग पर्पस के लिए, मतलब गन्ना चूसने के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका भी उत्पादकता बहुत अच्छा है। इसको भी 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें भी हम लोग उपज प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिकवरी भी हमको अच्छा मिल जाता है 12-13% के आसपास। तो ये 2 गन्ना अभी इधर तो इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियली जो है संस्थित किया गया है, जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र के द्वारा। और इसका जो है प्लांटिंग मटेरियल जो है मोतीपुर में भी उपलब्ध है और पूसा जो वहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे उपलब्ध है। और अगले साल से हम लोग भी यहाँ भी जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में भी इसका हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है वो किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होगा। और ये बात करते हैं कि कितना हमको प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, तो ये 3 आँख वाला जो टुकड़ा होता है लगभग 40 से 50 हज़ार जो है टुकड़ा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और हम देखें कि अगर पूरे गन्ने का कितना वजन होना चाहिए 1 हेक्टेयर प्लांटिंग करने के लिए, तो ये 60 से 70 कुंटल जो गन्ना होता है वो 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर के लिए जो है वो प्लांटिंग मटेरियल उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा इतने में। तो एक हम गहरी जुताई अगर कर सकते हैं तो गहरी जुताई कर दें और थोड़ा 2-4-6 दिन उसको छोड़ देंगे। इसके बाद कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करने के बाद हम पाटा लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो फरो ओपनर आता है, तो उसको हम जो है सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा गन्ने का बुआई करना है तो हम 60 सेंटीमीटर पर भी अनुशंसित है, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर पर है। अगर हम ये गन्ना बहुत देर से लगाएंगे, जैसे अप्रैल मई में लगाएंगे, तो हमारा जो कतार से कतार के बीच की दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। और अभी अगर हम फरवरी में लगा देंगे, अभी हम जो लगा रहे हैं उसके लिए हम लोग 90 सेंटीमीटर रखे हुए हैं। और अगर थोड़ा हम मार्च में लगाएंगे तो थोड़ा स्पेसिंग और 90 से घटाना पड़ेगा, 75 सेंटीमीटर पे लाना पड़ेगा। तो वो देखना है कि हमारा जो कतार से कतार की दूरी होगी वो समय पर निर्भर करती है। गन्ने का जो बुआई जो करेंगे और वो बीज जो लेंगे वो हमारा जो है बीज जो है वो पहली फसल से होना चाहिए।
ना। जैसे अभी इसमें हम बुआई कर रहे हैं, इसकी जब पहली बार कटाई होगी वो जो है गन्ने का प्लांटिंग मटेरियल जो है बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और पेड़ी से हमको बीज नहीं लेना चाहिए। जो कटाई के बाद फिर गन्ना होता है उसके बाद अगले साल उससे हमको बीज नहीं लेना चाहिए। किसान भाइयों, आपको जिन गन्ने की फसल से बीज यानी बुआई के लिए गन्ने के टुकड़े लेने हैं, उस फसल की कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई करके प्रति हेक्टेयर में 10 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से गन्ने के टुकड़ों में जमाव अच्छा होता है। और ये भी देखना चाहिए कि हमारा गन्ने का पौधा स्वस्थ हो, उसमें रोग ना लगा हो। और एक खासकर इस एरिया में बीमारी आती है लाल सड़न रोग, तो जैसे भी उस कोई प्लांटिंग मटेरियल में वो है तो उसको हम नहीं बोएंगे। और वो बीज को हम उपचारित करके एग्लॉल या एरेटान सॉल्यूशन होता है उससे उपचारित करके बोएंगे। अगर वो मार्केट में नहीं मिलता है तो बाविस्टीन हर एक मार्केट में उपलब्ध होता है और वो लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके गन्ने के जो हम टुकड़े को काटते हैं उस टुकड़े को उसमें डिप कर लेंगे दोनों साइड से, तो कोई उस तरह की बीमारी नहीं आएगी। इस तरह से हम बीमारी से भी बच सकते हैं। और हम देखें तो ये भी जो हमारा आप देख रहे हैं ये बुआई हो रही है, कतार से कतार की दूरी हमारा जो है 90 सेंटीमीटर है ना। और आंख से आंख मिलाकर हम बुआई कर रहे हैं। इस फसल में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, जिसको श्रमिकों से निकलवाने में अधिक खर्चा आता है। इसलिए जमाव के बाद ही खरपतवार को नष्ट करने वाली दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारे खेत का इतिहास पता होगा कि हमारे इस खेत में खरपतवार ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो हमारा 2,4-D का भी हम स्प्रे कर सकते हैं 40-50 दिन पे ना, तो उससे हमारे चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार चले जाएंगे। और यदि जो है दूसरी तरह के भी खरपतवार हैं तो इसमें अट्राजीन या सीमाजीन जो है 1 से 2 किलोग्राम जो है अवयव जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी अनुशंसित है, तो उसको भी हम लोग जो है इसमें व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे देखें कि खाद अभी हमको कैसे डालना है, उर्वरक कैसे इसमें डालना है, तभी हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है अभी जैसे गन्ने के लिए 150 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम जो है हमको पोटेशियम देना होता है। इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए यूरिया 340 किलोग्राम, डीएपी 145 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 102 किलोग्राम की जरूरत होती है। इसमें से बुआई के समय यूरिया की 75 किलोग्राम और डीएपी म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा फसल को दें। जब हमारा गन्ने में कल्ला निकलने का जो समय होता है वो 40-50 दिन से लेकर लगभग 100 दिन के आसपास में होता है, तो इस बीच में हम जो है 50 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको देना है 50 से 60 किलोग्राम के आसपास में। तो उसको हम जो है जब वानस्पतिक वृद्धि होती है, हमको लगता है कि ये जुलाई में जो है ये वानस्पतिक वृद्धि पे रहेगा अच्छा से, तो उस समय ये नाइट्रोजन की मात्रा दे करके जो है हम इस तरह से उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं। आज खेती से एक्स्ट्रा फायदा लेने के लिए किसान कई तरीके अपना रहे हैं। गन्ना में भी इंटरक्रॉपिंग करके किसान अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। गन्ना की 2 लाइनों के बीच काफी जगह होती है, जिसमें इस समय सब्जियों के अलावा उड़द और मूंग की फसलें ले सकते हैं। और रही बात की इसमें अभी हम देख लें तो हमारे ये गन्ने के खेती में जो है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम लोग अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, तो अभी हम गर्मी का जितना भी सब्जी होता है, चाहे लौकी हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे करेला हो या नेनुआ हो, जो भी सब्जी होती है, भिंडी भी ना, या उड़द या मूंग, इन सब का जो है हमारा इन गन्ना की 2 कतारों के बीच में हम बहुत आराम से इसका जो है अंतर्वर्ती फसल उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा गन्ना का उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम गन्ना का उत्पादन प्राप्त करेंगे वो वैसे ही इसमें आराम से मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसानों और युवकों ने सूकर पालन व्यवसाय को अपनाया हुआ है, लेकिन इस व्यवसाय से वे उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि किसानों द्वारा मौसम के अनुरूप इनकी सही देखरेख और प्रबंधनों को नहीं अपनाया जाता। तो चलिए इनके सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। सूकर पालन में देखभाल करने की बहुत ही ज़रूरत है कि वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन की जाए। अभी खास करके अभी का जो मौसम है, मौसम बदल रहा है। अभी देख रहे हैं कि शाम का टेम्परेचर कम होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है और वातावरण का जो तापमान है में उसमें उतार चढ़ाव भी बहुत देखने को मिल रहा है। गर्मी का मौसम भी आने वाला है। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि आवास व्यवस्था, जो कि अभी खास करके देखा जाता है कि दिन में मौसम का तापमान अधिक है, शाम में मौसम का तापमान घट जाता है। इस समय अगर हम लोग आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे तो कोल्ड स्ट्रोक जो कहते हैं कि ठंड लगना, इसमें खास करके जो छोटे छोटे छौने होते हैं उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो अभी के मौसम में आवास में मुख्य रूप से देखा जाता है कि आवास को अच्छी तरह से खास करके शाम में कवर्ड करके रखें। बेडिंग की व्यवस्था अवश्य रखें। बेडिंग का मतलब है पुआल वगैरह आप जरूर बिछा दें, जहाँ पे खास करके छोटे छौने हैं या जो बच्चे अलग हो गए हैं मादा से, 2 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, उसमें विशेष रूप से देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आवास व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, आवास पर विशेष रूप से ध्यान दें। प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दें ताकि आवास में हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। उसके अलावा खान पान की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। अभी बदलते मौसम में देखा जाता है कि जो पशु होते हैं उसकी इम्यूनिटी क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है, बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। तो इस समय खान पान की व्यवस्था में संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार जो होता है 3 तरह का होता है। इसमें क्रीप राशन, ग्रोअर राशन और फिनिशर राशन की जो हम लोग बात करते हैं, वो 3 तरह का हम लोग आहार देते हैं। तो ग्रोअर राशन खास करके वैसे सूकर जो जिनकी उम्र 2 महीने से अधिक हो गई हो, वो दूध जो है वो छुड़ा दिया गया हो, तो उसको हम लोग ग्रोअर राशन पे रखते हैं। और जब सूकरों की उम्र 4 से 5 महीना हो जाए या वजन 45 किलो से अधिक हो जाता है तो फिर हम उसको फिनिशर राशन पे रखते हैं। तो इसमें संतुलित आहार देने से होता है कि उनमें इम्यूनिटी अधिक होती है, बीमारियां होने की संभावना कम होती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। तो आप खान पान पे अवश्य ध्यान दें। और सूकरों में देखा जाता है कि हम लोग बेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग दाना मिश्रण जो हम लोग बात करते हैं, क्रीप राशन, ग्रोअर राशन, फिनिशर राशन, इसके अलावा जो बेकार खाद्य पदार्थ है वो भी सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे घर का बचा हुआ खाना या फिर जो खेतों से जो बेकार पत्ते निकलते हैं, सब्जियां निकलती हैं, वो सब दे सकते हैं।
फल फूल जो होते हैं जो कि मनुष्यों के खाने योग्य नहीं होते हैं, वैसे फल फूल को भी हम लोग सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बीमारियां जो ज़्यादातर वैसे सूकर को ग्रसित करते हैं जो कि बहुत दुबले पतले होते हैं, सही ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा हो, तो उसमें बीमारियां होने की संभावना इस समय बदलते मौसम में ज़्यादा होती है। दूसरी चीज है कि इस समय जो मौसम होता है, अभी देखा जाता है कि दो चीज बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। एक विषाणु जनित रोग जैसे स्वाइन फीवर का इस समय बहुत ही प्रकोप होता है। जब इसे गर्मी का मौसम आता है, आप देखेंगे अप्रैल मई में इस तरह का प्रकोप देखने को मिलता है। स्वाइन फीवर अचानक से सूकरों को प्रभावित करता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो अभी का मौसम सबसे अच्छा है कि अभी जो है बीमारी को रोकने के लिए आप उसमें स्वाइन फीवर टीका आप अवश्य लगाएं। स्वाइन फीवर टीका पहला टीका 2 महीने की उम्र में लगाते हैं और उसके बाद हर साल में एक बार उसका टीकाकरण करते हैं। वैसे पशु जिनका टीकाकरण नहीं किया हो, अभी अच्छा समय है, आप उसका टीकाकरण कर दें। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम एक बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। ज्यादातर किसान जो सूकर पालन करते हैं, चाहे वो घर के अंदर बंद करके रखते हैं या खुली विधि पे रखते हैं, तो इससे बचाने के लिए नियमित रूप से हर 4 महीने पे, अगर आप खुली विधि से रख रहे हैं तो 4 महीने में एक बार कृमि नाशक दवा, इसमें अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल नामक दवा जो है डॉक्टर की सलाह लेकर के आप अवश्य दें के लिए। और साथ ही साथ जो है कि बी का प्रकोप हो रहा है, गर्मी से बचाव के लिए आप आवास के आसपास में पेड़ पौधे लगाएं। ठंडा हो गया तो आवास को पूरा खुला छोड़ देते हैं, तो उसको शाम में अच्छी तरह से उसको बंद कर दें कि जब शाम का वातावरण तापमान जो है कम हो जाता है, उस समय जो हमारे पशु हैं, जो सूकर हैं, उसको ये प्रभावित नहीं करे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मिर्च का स्वाद भले ही तीखा हो, लेकिन ये फसल किसानों के जीवन में मिठास घोल सकती है। जी हाँ, मिर्च की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इसकी खेती से किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत है इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिर्च एक मसाला वाली फसल है। हरी मिर्च की मांग सब्जी बाजारों और मंडियों में हमेशा बनी रहती है। मिर्च का उपयोग सब्जी, अचार, चटनी और दवाएं बनाने में किया जाता है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो मिर्च की खेती हर प्रकार की जलवायु में हो सकती है, लेकिन इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी गई है। इसके पौधों के लिए ज्यादा ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक होते हैं। मिर्च की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अति उत्तम माना गया है। अगर इससे कम और ज्यादा तापमान होता है तो इसका असर मिर्च के उत्पादन पर पड़ता है। मिर्च की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो हरी मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो
वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किस्मों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों द्वारा मिर्च की खेती के लिए किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र के अनुसार ही करना चाहिए। काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च, अर्का सुफल, गायत्री प्रिया, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और भाग्य लक्ष्मी का चयन करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। मिर्च की संकर किस्में: काशी अर्ली, काशी हरिता, उजाला, तेजस्विनी, अग्नि, चैंपियन, सूर्या की खेती करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। सामान्य बीज की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है और मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही हो। बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बेडिज्म प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर डालकर खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। उर्वरक में यूरिया 137 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 187 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा पौध रोपाई के समय खेत में डालते हैं और बाकी बची नाइट्रोजन खड़ी फसल में डालते हैं। मिर्च की पौध की रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। किसान को लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 60 गुणा 45 और 45 गुणा 30 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की मात्रा मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि वर्षा कम हो रही है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर, अगर ढालू जमीन है तो 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। मिर्च की फसल पर फूल और फल आना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार किसान मिर्च की खेती करके हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसत उपज 125 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों से 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है लक्ष्मीपुर जिला जमुई के हितेश यादव ने। आपने गाय की जर्सी नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती है। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है।
यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय की दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा देता है। इस तरह किसान भाइयों आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यदि जर्सी गाय का पालन करते हैं तो आप इनसे अधिक दूध उत्पादन के साथ अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।